Hello friends, hope you are good at your home with your families. I am Ritik Pal and I welcome you to our channel Conceptualizing Studies, where we help building up your concepts which makes your studies simpler. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि हम यहाँ पर 11th और 12th क्लास के फिजिक्स से रिलेटेड कुछ वीडियो शेयर करेंगे अभी, तो उसी के लिए हम यहाँ पर अब 12th क्लास के फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वैसे दो पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बातों, और सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो ये हमारे 12th क्लास फिजिक्स के फर्स्ट टू चैप्टर्स रहेंगे, चार्ज एंड फील्ड और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स से कि इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैट्स इज अ सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक सब ब्रांच है, ब्रांच नहीं है, सब ब्रांच है, जो आती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। किसके अंदर आती है? इलेक्ट्रिसिटी के। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्ज, इट्स प्रॉपर्टीज एंड फिनोमेना रिलेटेड टू चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की ब्रांच है जो डील करती है विद स्टडी ऑफ चार्ज, इट्स प्रॉपर्टीज एंड फिनोमेना रिलेटेड टू चार्ज। जो भी फिनोमेना उससे रिलेटेड है उनके बारे में वो आता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी के आगे दो सब ब्रांचेस होती हैं। पहली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है? जैसा कि नाम बताता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। स्टैटिक मींस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब हमको चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़नी है जब वो कैसा हो, रेस्ट में हो। स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज व्हेन इट इज इन रेस्ट। चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ना जब वो रेस्ट में हो, वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ये एक सब ब्रांच हो जाती है फिजिक्स की जो आती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। सेकेंड वन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जैसा कि नाम बताता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन। कोई भी चीज मोशन में होती हो तो वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहलाती है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब अब यहां पर हम चार्ज और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज और फिनोमेना पढ़ेंगे जब वो मोशन में होगा, तो इसलिए वो हो गया इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रिसिटी की दो सब ब्रांचेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का ही दूसरा नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब होता है किसी भी चीज का फ्लो होना, जैसे थर्मल करंट, एयर करंट और वाटर करंट। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहां पर चार्ज फ्लो हो रहा होगा, मोशन में होगा, तो उससे रिलेटेड स्टडी आएगी इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। तो दो सब ब्रांचेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो सब पार्ट्स हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर चार्ज, फोर्स और फील्ड से रिलेटेड बातें करते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हम पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। ये हमारा 12th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, ये सेकेंड चैप्टर और ये थर्ड चैप्टर रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 से। इतना हमें आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि हमने देखा कि हमको ये पूरे पार्ट के अंदर बात करनी है, तो सिर्फ बात करनी है चार्ज की। यहाँ पे जितनी बात होगी सिर्फ चार्ज से रिलेटेड बात होंगी। तो हमको सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा चार्ज से। कहां से स्टार्ट करेंगे? चार्ज। तो सबसे पहले आया चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? मैं जितने ही स्टूडेंट से पूछता हूं चार्ज क्या होता है, तो उनका एक सिंपल सा आंसर होता है चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, दो नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब यहां पर पूछा जा रहा है चार्ज होता क्या है, चार्ज की डेफिनेशन। तो चार्ज की डेफिनेशन देंगे तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज द property of matter
ड्यू टू विच चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट shows or experiences due to which it shows or experiences electromagnetic effects। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान से समझना बस। What is charge? Charge is the property of matter due to which it shows or experiences electromagnetic effects। अब यहां पर कुछ कुछ टर्म समझनी पड़ेगी। चार्ज क्या है? चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो शो करेगा या एक्सपीरियंस करेगा कौन से इफेक्ट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब यहां पर दो टर्म्स यूज हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहां पर इसलिए ऐसा यूज किया गया है क्योंकि इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स दो चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और एक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स। वैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स आपस में कभी सेपरेट नहीं हो सकते। जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें मिलेंगी वहां पे आपको मैग्नेटिज्म जरूर मिलेगा, और जहां पे आपको मैग्नेटिज्म दिखेगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जरूर होगी। तो इसीलिए हमने यहां पर उन दोनों को कंबाइन करके यूज करा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स जैसे दो सब्सटेंसेस का आपस में अट्रैक्ट करना या रिपेल करना, या दो सब्सटेंसेस की फील्ड्स का आपस में इंटरैक्ट करना, या चार्ज की प्रेजेंस की वजह से पोटेंशियल डेवलप हो जाना, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने की वजह से करंट फ्लो हो जाना, या उससे रिलेटेड जो भी फिनोमेना है वो पूरा आता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के अंदर। अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? दो मैग्नेट्स का आपस में अट्रैक्ट करना या मैग्नेट्स का आपस में रिपेल करना, मैग्नेट का फॉर्मेशन, मैग्नेट का किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करना, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक डायपोल फॉर्म होना, और से रिलेटेड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, उसकी वजह से जो फिनोमेना शो होते हैं, ये पूरा आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स के अंदर। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स इन दोनों को कंबाइन करके हमने बना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। वैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो थे वो बहुत पहले डिस्कवर हो चुके थे, और जो चार्ज है वो बहुत बाद में जाके डिस्कवर हुआ, और बाद में जाके हमको पता चला कि जो चार्ज है वही बेसिक कॉज है या रीजन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स का। मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो होते हैं वो एक ही कॉमन कॉज की वजह से होते हैं, दैट इज चार्ज। चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स आते हैं। इसलिए हम चार्ज की कोई एक एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी तक दे नहीं पाए। अभी हम चार्ज को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स, और वो है चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट शोज और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, अब यहां पर हमने दो चीजें यूज करी है, शोज और एक्सपीरियंसेस। ऐसा क्यों किया है? मान लीजिए एक सब्सटेंस 1 है जिसके पास में चार्ज है, तो वो शो करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स किसके ऊपर? एक दूसरा सब्सटेंस 2 है, ये चार्ज है और ये एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू सब्सटेंस 1। तो यहां पर सब्सटेंस 1 हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करने वाला, और वो शो कर रहा है तो किसी न किसी को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो सब्सटेंस 2 हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करने वाला। इसलिए हमने यहाँ पे टर्म यूज करी है शोज और एक्सपीरियंसेस। खुद शो कर सकता है या फिर कोई और शो कर रहा है तो वो उसकी वजह से खुद एक्सपीरियंस कर सकता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट शोज और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। यहां तक का क्लियर होगा कि अगर कोई सब्सटेंस है उसके पास में चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स शो कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ चार्ज। अब चार्ज को मेजर करने की यूनिट, चार्ज को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो यूज होती है कूलम। कौन सी यूनिट यूज होती है? कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज को मेजर करने के लिए एक और यूनिट यूज होती है। क्यों? क्योंकि चार्ज जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। हमने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में समझा था कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अगर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में तो आपने समझा होगा वहां पे कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल 7 होती है। उन 7 क्वांटिटीज में चार्ज नहीं आता है, उन 7 क्वांटिटीज में आता है एक क्वांटिटी दैट इज करंट। तो यहां पर हम चार्ज की यूनिट निकालने के लिए यूज करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी करंट। तो आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा करंट का, करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें करंट का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। यहां से I है करंट, Q है चार्ज और T है टाइम। क्यू से डिनोट किया जाता है चार्ज को।
चार्ज को डिनोट किया था क्यू से, यहाँ पर एक चीज रह गई थी, तो I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से अगर चार्ज की वैल्यू निकाली जाए तो हो जाता है I इंटू टी, दैट इज करंट इंटू टाइम। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी, तो चार्ज की यूनिट यहां से आती है, दैट इज करंट यूनिट हो जाती है एम्पियर, करंट की यूनिट हो जाती है एम्पियर, और टाइम की यूनिट हो जाती है सेकंड। तो चार्ज की जो यूनिट आई वो आई एम्पियर सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड इज दी SI यूनिट ऑफ चार्ज विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय कूलम, C। अब कूलम जो होती है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है मेजर करने की चार्ज को, इसके लिए इसकी एक छोटी यूनिट, कुछ छोटी यूनिट्स यूज होती है, जैसे माइक्रोकूलम, नैनोकूलम, पिकोकूलम। इनकी वैल्यूज बतानी पड़ेगी। तो 1 माइक्रोकूलम जो होता है वो 10 टू द पावर -6 कूलम होता है। 1 नैनोकूलम जो होता है वो 10 टू द पावर -9 कूलम होता है। 1 पिकोकूलम जो होता है वो 10 टू द पावर -12 कूलम होता है। तो ये कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स हैं जो आपने पहले पढ़ रखे होंगे बचपन में, छोटी क्लासेस में। तो माइक्रोकूलम 10 टू द पावर -6 कूलम, नैनोकूलम 10 टू द पावर -9 कूलम और पिकोकूलम 10 टू द पावर -12 कूलम। ये कुछ यूनिट्स होगी चार्ज को मेजर करने की। चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से, इसकी ऐसा यूनिट कूलम या एम्पियर सेकंड। दूसरी जो छोटी यूनिट यूज होती है वो ये है। अब आगे बढ़े, डायमेंशंस। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला था I इंटू टी। तो I इंटू टी, I को डिनोट किया जाता है एम्पियर से, A से डिनोट कर सकते हैं, I से डिनोट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो I के डायमेंशन हो गए A और टाइम के डायमेंशन हो गए T, AT और M0 L0 T A। 1 और 1 लगाना चाहो तो भी चलेगा। डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Q इक्वल्स टू M0 L0 T A। तो ये डायमेंशंस ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, डिनोट करते हैं Q से, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट शोज और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। चार्ज कौन सी क्वांटिटी? चार्ज एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है। दो तरह की क्वांटिटीज होती है, स्केलर और वेक्टर। तो चार्ज एक तरह की स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है कोई। और इसको अगर हम कहीं पे एक्यूमुलेट करवाएं तो यहाँ पर स्केलर लॉज ऑफ एडिशन फॉलो करवाएंगे। स्केलर लॉज ऑफ एडिशन मतलब सिंपल एल्जेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन, 2 + 2 4 ही होगा। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन में 2 + 2 4 के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसलिए उसके ऊपर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो चार्ज एक तरह की स्केलर क्वांटिटी, यहां तक का क्लियर होगा। अब नेक्स्ट, चार्ज के टाइप्स। तो चार्ज 2 टाइप का होता है। चार्ज 2 टाइप का होता है, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, ये पूरी चीज समझने के लिए हमको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, दैट इज ओरिजिन ऑफ चार्ज। हमको चार्ज की प्रॉपर्टी समझने के लिए एक टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, दैट इज ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ चार्ज। यहां तक आपको नोट करना तो आप कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ओरिजिन ऑफ चार्ज। ओरिजिन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज आया कैसे, किसी सब्सटेंस के ऊपर अगर चार्ज आया तो वो कैसे आया। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज समझना है हमको, तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 9th क्लास या 11th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब हमें एटम का अगर स्ट्रक्चर समझना है तो उसके अलग अलग तरह के मॉडल समझने पड़ेंगे। तो वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बेसिस पे हम ओरिजिन ऑफ चार्ज बताएंगे कि चार्ज अगर किस सब्सटेंस पे आएगा तो कैसे आएगा। तो उसके लिए हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जाना पड़ेगा। तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझा होगा तो बहुत सारे मॉडल समझे होंगे, थॉमसन्स मॉडल्स, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्ड्स मॉडल और बहुत तरह के मॉडल्स पढ़ेंगे। तो हम एक बेसिक आइडिया लेके चल रहे हैं कि एटम बनता है तो एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में मिलकर बना होता है एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल होता है। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज
न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज होते हैं वो सेम होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट इन साइन होते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है ई से। ई से डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज को, जिसकी वैल्यू हमने पहले पढ़ रखी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज को ई से डिनोट किया जाता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये है, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा, जिसको माइनस ई से डिनोट किया जाएगा। प्रोटॉन होगा तो वो प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होगा, उसको प्लस ई से डिनोट किया जाएगा। और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। तो ये तीन पार्टिकल्स हो गए एटम के अंदर। ये तीन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, हम एक बेसिक आइडिया लेके चल रहे हैं कि बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर बाय अ फोर्स विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से न्यूक्लियस बंधा हुआ तो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बंधे हुए होते हैं। इस न्यूक्लियस को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, मतलब इसको अभी तक हम मान के चल रहे कि इसको हम नहीं तोड़ सकते, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा होता है। इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन फिक्स्ड पाथ्स व्हिच आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हर ऑर्बिट के अंदर, और ये पाथ भी फिक्स्ड होते हैं। आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर इसको डिटेल में। तो ये एक एटम है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बाउंडेड है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट्स, फिक्स्ड पाथ्स व्हिच आर कॉल्ड ऑर्बिट। जो अंदर वाले शेल्स होते हैं वो कहलाते हैं इनर शेल्स, और जो सबसे बाहर वाला शेल होता है वो कहलाता है वैलेंस शेल। ये जो अंदर वाले शेल्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से। ये जो न्यूक्लियस होता है ये इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे ये पूरा सिस्टम बंधा हुआ होता है। लेकिन जो सबसे बाहर वाला शेल है वैलेंस शेल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सबसे वीकली बाउंडेड होता है। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है सबसे कम फोर्स लग रहा होता है। तो अगर इस पूरे एटम में से किसी चीज को निकालना है तो सबसे आसान है कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं, इनको निकालना मुश्किल है। न्यूक्लियस के अंदर से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को निकालना मुश्किल, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालना सबसे आसान हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहर से थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करके भी अपने एटम को छोड़ के चला जाता है। अपने एटम को छोड़ के इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब ये एटम ना रहते हुए अब एक आयन बन चुका है। कैसे? हमने एटम की जो थ्योरी पढ़ी होगी तो हमको पता है कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर कुछ है, मान लो एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, एटॉमिक नंबर 10, तो जो एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन की गिनती कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर होते हैं और वो बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के। तो अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 10 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, दोनों सेम नंबर में हो गए 10 और 10। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का चार्ज सेम होता है, तो इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज आएगा +10 E के बराबर, और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज -10 E के बराबर। +10 E और -10 E, नेट चार्ज 0। दैट इज एटम ओवरऑल न्यूट्रल था इनिशियली। अब क्या हुआ, किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने बाहर से एनर्जी गेन करी और वो अपने एटम छोड़ के चला गया। अब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी 10 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब कितना हो गए, एक कम हो गया, दैट इज 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से +10 E ही है अभी भी, लेकिन टोटल नेगेटिव चार्ज -10 E हो गया। 9 इलेक्ट्रॉन्स का -10 E के बराबर चार्ज, -9 E के बराबर चार्ज। तो अब टोटल नेट चार्ज निकाला जाए +10 और -9 हटा के, तो बचेगा +1 E के बराबर चार्ज। दैट इज अब ये एटम हो गया पॉजिटिवली चार्ज।
अब ये एटम ना रहते हुए बन गया एक आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन, दैट इज कॉल्ड कैटायन। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना था, तो क्या हुआ, एनर्जी गेन करी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ने और वो अपना एटम छोड़ के चला गया। अभी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहां जाएगा, ऐसे ही कहीं भी हवा में नहीं हो सकता, उसको कोई बेस चाहिए होता है बैठने के लिए। तो ये जाके किसी दूसरे एटम के ऊपर जाके बैठ जाता है। मान लेते हैं कि ये एटम इसी टाइप का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। अब ये एटम था जिसका एटॉमिक नंबर 10 था, दैट इज इसके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे 10, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे 10, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस 10e, टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस 10e, नेट चार्ज 0, दैट इज ये एटम भी इनिशियली न्यूट्रल था। अब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो जाके इसके ऊपर बैठ गया, दैट इज अब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके पास टोटल प्रोटॉन तो 10 ही है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 11, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस 10e के बराबर, टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस 11e के बराबर। तो इसका नेट चार्ज निकाला जाएगा, तो अब इसके ऊपर नेट चार्ज बचेगा माइनस 1e के बराबर। दैट इज अब ये एटम ना रहते हुए बन चुका है आयन, वो भी नेगेटिवली चार्ज आयन, दैट इज एनायन। एनायन मींस नेगेटिवली चार्ज आयन। तो ये एटम को नेगेटिव चार्ज करना था, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और वो बन गया एक एनायन। तो यहां पर हम देखें कि अगर चार्ज आ रहा है तो चार्ज किसकी वजह से आ रहा है, तो यहां पे चार्ज का एक ही कॉज है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है चार्ज किसी भी सब्सटेंस पे। इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज दो तरह से आ सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। किसी भी सब्सटेंस से पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी सब्सटेंस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर कर सकते हैं बुरी आदत। बुरी आदत अगर आपके पास आई तो आप बन गए बुरे, दैट इज नेगेटिव। बुरी आदत आपसे दूर गई तो आप बन गए अच्छे, दैट इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन अगर किसी सब्सटेंस पे आ जाएगा, दैट इज वो बन जाएगा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन अगर किसी सब्सटेंस से दूर चला जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव। अगर किसी सब्सटेंस को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो वहां पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर नेगेटिवली चार्ज हुआ है मतलब वहां पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, नेगेटिव चार्ज आता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये पूरा समझा हमने ओरिजिन ऑफ चार्ज। चार्ज का ओरिजिन आता है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वजह से समझ सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं आपके जो भी रिव्यूज और सजेशंस है, हम उसके ऊपर बिल्कुल काम करेंगे। अब हम वीडियोस आपसे शेयर करेंगे हर मंडे और थर्सडे को। मंडे और थर्सडे को हम आपसे वीडियो शेयर करेंगे। तो अब अगली मुलाकात होगी आपसे थर्सडे को। तब तक के टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।